हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, 30 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्रोत है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है ऊर्जा का। ऑप्शन ए जो है जल, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा खनिज तेल, यूरेनियम, कोयला, ये जो है इनकी माइंस होती हैं, इनको खोदना पड़ता है और जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, प्रदूषित होता है। तो ऑप्शन ए जो है 30 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप रूट पश्चिम यूरोप और डैश डैश के बीच लिंक प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका फार ईस्ट है उसके बीच में और वेस्टर्न यूरोप के बीच में आपका जो कैप रूट है वो लिंक प्रोवाइड करता है। और इसके बारे में आप देखेंगे तो जो केप सी रूट है आपका समुद्र से, तो केप रूट कनेक्टिंग वेस्टर्न यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया बाय द वे ऑफ कैप ऑफ गुड होप। The European Asian Sea Route, also known as Sea Route to India or the Cape Route, is a shipping route from European coast of the Atlantic Ocean to Asian coast of Indian Ocean, passing by कहाँ से Cape of Good Hope and Cape at the southern edge of अफ्रीका। तो सुदूर फार ईस्ट की तरफ से लेकर जो है लिंक है वेस्टर्न यूरोप का केप रूट के थ्रू। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए। अभी तक चैनल पे हम जो वीडियोस हैं JOIT से रिलेटेड हमने वीडियोस बना ली हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम ये सीरीज़ में डिस्कस कर ही रहे हैं। इसके भी लगभग 35 से ऊपर वीडियो हो चुके हैं। 50 वीडियो आपके JO के हैं। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जी के उसमें भी हमने 11 जो हैं डिस्ट्रिक्ट जो हैं डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। इसके साथ साथ हिमाचल से रिलेटेड जो आपके मंदिर हैं, कस्टम्स हैं, कल्चर हैं, उस पर भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आप प्लेलिस्ट में सब कुछ देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में निर्वाहन कृषि मुख्य व्यवसाय है। 32 के लिए ऑप्शन जो है डी राइट ऑप्शन है। मानसून प्रकार जो है, तो जो मानसून प्रकार के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है कृषि मुख्य व्यवसाय है। तो 32 का डी जो है राइट ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है। तो कई बार लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो कैनबरा, आप ऑप्शन सी जो है याद रखेंगे, ये राइट ऑप्शन है। कई बार जो है स्टूडेंट सिडनी और मेलबर्न में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और सिडनी और मेलबर्न में आपके क्रिकेट स्टेडियम्स हैं और यहाँ से जब भी मैचेस लाइव होते हैं तो यहाँ पर खेले जाते हैं और यहाँ से काफ़ी नाम सुनने को मिला है। शायद उसकी वजह से भी कन्फ्यूज़न होता होगा। लेकिन आप ऑप्शन सी जो है कैनबरा, ये राइट ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है हिमालय नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती है। तो जितने भी नाम दिए गए हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि गंडक, यमुना और गंगा जो है ये हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं। तो सीधी सी बात है कि जो आपकी स्नोफील्ड्स होगी हिमालय या हिमालय की तरफ, उनसे इनको पानी मिलता होगा तीनों नदियों को। जबकि बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी नदी जो है आपकी ये महाराष्ट्र के नासिक के क्षेत्र से इसका जो है उद्गम होता है। और बाकी जो नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, गंडक, गंडक भी आपकी नेपाल से इसका उद्गम होता है और ये ट्रिब्यूटरी एक गंगा की। तो ये तीनों जो है पहले ये हिमालय नदियां हैं, पहले तीन ऑप्शन जो है। गोदावरी ही इसमें जो ऐसा ऑप्शन है जो कि हिमालय नामक हिम क्षेत्र जो है इसको पोषित नहीं करता है, मतलब इसका उद्गम यहाँ से नहीं होता है। तो 34 का डी राइट ऑप्शन था। 35 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र जो है भारत में उष्ण कटिबंधी चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है। तो 4 ऑप्शन है। जो इसका आपका कोरोमंडल तट है वो सबसे ज़्यादा जो है उष्ण कटिबंधी चक्रवात द्वारा प्रभावित होता है। और कोरोमंडल तट में आपके पूर्वी तमिलनाडु राज्य, दक्षिण भारत में विस्तृत तटीय मैदान और इसके साथ ही उत्तर में उत्कल मैदान, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कावेरी डेल्टा और पश्चिम में पूर्वी घाट हैं। तो कोरोमंडल क्षेत्र कौन सा हुआ, तो इसमें आपके तमिलनाडु राज्य, दक्षिणी भारत में विस्तृत तटीय जो मैदान हैं
ये कोरोमंडल तट में आते हैं और इस 4 राज्य हैं वैसे इस पूरे क्षेत्र में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और पुडुचेरी का क्षेत्र भी इसमें आता है। तो चक्रवात की वजह से जो है कोरोमंडल तट आपका बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तरफ से बार बार ये प्रभावित होता है। ऑप्शन भी 35 के लिए राइट ऑप्शन था। 36 देख लेते हैं। भारत में आलपावी वन पाए जाते हैं, जो आप्लावी वन हैं। आप्लावी वन जो हैं आपके वो कहाँ हैं? आप्लावी वन को हम मैंग्रोव भी बोलते हैं। तो मैंग्रोव वन सुंदर वन में पाए जाते हैं। यह आलपावी अथवा मैंग्रोव जो है, जो आपका सुंदरवन वाला एरिया है, सुंदरवन डेल्टा जिसे हम जानते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जो इस प्रकार के वन होते हैं वो वन दलदली मिट्टी में उगने के कारण जल सहन करने की इसकी क्षमता अधिक रखते हैं। और आपके जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा हैं, इसमें सुंदरी वन की जो अधिकता है, इसके कारण इस क्षेत्र को हम सुंदर वन कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है 36 के लिए राइट आंसर है। आप्लावी वन जो है आपके सुंदर वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है? तो आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, अरावली पर्वत श्रेणी जो है आपकी गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। जो रायसना हिल है, जहाँ पे भारत के राष्ट्रपति का आवास है, वो अरावली पर्वत श्रेणी में ही है। एकदम एक तरह से हम बात करें तो अंतिम बिंदु है, या दूसरी तरफ से ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ से अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे निम्न भाग है उसका, उसके बाद वो उठना शुरू होती है और गुजरात की तरफ ये फैली हुई है। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। रायसना हिल जो है वो भी अरावली पर्वत श्रेणी की श्रृंखला में ही आती है, उसी श्रेणी में है। तो ऑप्शन ए जो है 37 के लिए राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। खारा घोड़ा कहाँ के नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र है? तो खारा घोड़ा जो है आपका ऑप्शन ए कच्छ का रण, जो आपका गुजरात से संबंधित है। तो खारा घोड़ा जो है कच्छ का रण नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र है। ऑप्शन ए गुजरात या कच्छ कुछ भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे गुजरात भी ऑप्शन हो सकता था, बाकी भी स्टेट्स के नाम दिए हैं। तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे गुजरात लिख दिया होता, तो आप गुजरात को टिक करते। तो 38 का ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगर हम बात करें तो गुजरात इज़ द लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र जो है वो गुजरात में ही है, गुजरात राज्य में। और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जबकि भारत का तो सबसे बड़ा है ही। जो गुजरात राज्य है वो 76% जो है साल्ट उसका प्रोडक्शन करता है देश भर में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगरा नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? तो आपकी जो आगरा नहर है यमुना से ये जल ग्रहण करती है। जो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में जनपद आगरा है उसमें यमुना नदी का प्रवाह है, और ये जो शहर है आगरा, ये यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। और एक और चीज़ याद रखेंगे, जो आगरा नहर है इसका निर्माण जो था 1874 में करवाया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन भी और बार बार पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। तो खरीफ की फसलें कौन सी नहीं हैं, ये पूछा गया है। तो बात करें कि जो खरीफ की फसलें नहीं हैं वो आपकी रवि की फसलें होंगी। तो रवि की फसलों की बात करें तो गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों, ये सब जो है आपकी रवि की फसलें हैं। तो आपको पता है गेहूं और जौ एक साथ बीजे जाते हैं, और इसके साथ ही सरसों भी बीजी जाती है। इनकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर के अंत तक हो जाती है। तो ये फसलें आती हैं आपकी रबी की फसलें। बात करें खरीफ की फसलों की, तो जो मानसून के समय जो पैदा होती हैं, आजकल मानसून चला है, तो आजकल जो फसलें होती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं, जिसमें आपकी चावल आ गई, मक्का आ गई, जवार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, और इसके अलावा तिल भी आप देख सकते हैं, या चारा जो है
ये सारे जो हैं आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो आपको समझ आ गया होगा या आप पहले से भी जानते होंगे ये चीज़ें, तो याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और मूंगफली जो है, मूंगफली भी आपकी खरीफ की फसल है, इसको भी आप याद रखेंगे। गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, ये सारी जो आपकी खरीफ की फसलें हैं। जूट हो गया, ग्वार हो गया, ये खरीफ की फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है जो आपका बाइकैमरल सिस्टम, या जिसको हम द्विसदनात्मक व्यवस्था भी बोलते हैं, वो निम्नलिखित में से किस सरकार के लिए प्रारूप का एक लक्षण है। बाइकैमरियल सिस्टम इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो याद रखेंगे जो फेडरल सिस्टम है यानी संघीय व्यवस्था है, जैसे हमारे भारत में है, तो उस प्रकार के जो सिस्टम है उसका एक, जो सरकार है उसका एक प्रारूप का लक्षण है। मतलब किस तरह की सरकार है जिसमें जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। तो जो संघीय सरकार होती है जैसी भारत में है, उसमें जो है आपकी ये द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे को लोकसभा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें भी 2 सदन हैं, यानी फेडरल सिस्टम है। जबकि संविधान ने जो है राज्यों को भी एक सदनात्मक या फिर द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। बात करें हिमाचल प्रदेश में तो एक सदनात्मक ही है, विधायिका है। मतलब हमारे पास जो एक ही सदन है जिसे हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। लेकिन किसी किसी स्टेट्स में आपने गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर विधानसभा भी है और एक दूसरी चीज़ जो है विधान परिषद, वो भी आती है। तो व्यवस्था है संविधान में दी हुई, अब किन स्टेटों ने उसको अडॉप्ट किया है स्टेट में वो डिपेंड करता है। उसके लिए भी पहले जो है संसद की सहमति चाहिए होती है, अनुमति चाहिए होती है, अगर आपको स्टेट में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था चलानी होती है। तो 41 के लिए सी जो है फेडरल सिस्टम राइट आंसर था। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव संविधानिक सभा में किसके द्वारा लाया गया था। जो तो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो किसने मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, किसके द्वारा ये किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू ने इसको जो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यानी उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया था, संवैधानिक सभा में लाया गया था, मतलब मूव किया था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाई, तो 13 दिसंबर 1946, इसका याद भी रखेंगे आप इसकी डेट। 13 दिसंबर को 1946 को जो था ये जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। और ये पहला सेशन जो था, जो संविधान सभा का पहला सेशन था, उसमें ये पास किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप जानते भी होंगे। जो 8वीं अनुसूची है संविधान सभा की, उसमें कुल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। तो 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आपकी असमिया है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, ये भाषाएं आती हैं। जबकि इसमें इंग्लिश या अंग्रेजी जो भाषा है वो नहीं अनुसूचित की गई है, 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है 22 भाषाओं में। तो ऑप्शन सी जो है 43 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ और जो भाषाएं हैं वो जोड़ी गई हैं। तो 2023 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो डोगरी, बोडो, मैथिली और सांथली जो हैं ये सही उत्तर है। ये 22 जो हैं आधिकारिक भाषाएं हैं, मतलब 2023 तक बताया गया कि इतनी भाषाएं जो हैं ये हैं इसमें, मैथिली, सांथली, बोडो, डोगरी, जो इसका हमने पहले भी देखा था। तो आधिकारिक 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं संघ सूची में कितने विषय हैं। माफ़ कीजिए 2023 नहीं था, 2003 था। अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची की, तो उसमें पहले मूल रूप से 14 ही भाषाएं थीं। तो फिर 1992 में जो है 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें 3 और भाषाएं जोड़ी गई। तो 14 और 3 17 भाषाएं हो गई कुल। और जो 2003 में 92nd अमेंडमेंट था, इसमें जो है
5 और भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसके कारण जो है ये 22 भाषाएं हो चुकी हैं 2003 में। सॉरी, मैं ऊपर 2023 बोल गया, 2003 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया संघ सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में आपके जो है कुल वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची में मूल रूप से जो थे 97 इसमें विषय थे और बाद में इसमें 3 जोड़े गए हैं। इसके साथ ही राज्य सूची की बात करें तो इसमें पहले जो थे 61 विषय थे और माफ़ कीजिए 66 विषय थे इसमें पहले, इसमें से 5 निकाल दिए गए हैं, अब 61 वर्तमान में इसमें रह गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है। पॉपुलेशन, लैंड, आर्मी, गवर्नमेंट। देखिए राज्य में गवर्नमेंट भी होती है, जो लैंड है, भूमि है, वो भी राज्य के अंतर्गत आती है। पॉपुलेशन जो है वो भी काउंटिंग चाहे भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट करे, लेकिन जनसंख्या कितनी है कितने राज्य की वो राज्य का विषय है। लेकिन सेना जो है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, सेना जो है विषय है केंद्र का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 का सी राइट ऑप्शन था। इसमें पूछा गया है भारत में नए राज्य का गठन जो है संसद द्वारा कैसे किया जाता है या किसके साथ किया जाता है। तो आप याद रखेंगे जो कि सरल बहुमत है या फिर जिसको हम सिंपल मेजॉरिटी भी बोलते हैं, तो भारत की संसद सरल बहुमत से नियम पारित करके एक नए राज्य का गठन कर सकती है। साधारण बहुमत जो है या जिसको हम सरल बहुमत बोलते हैं 50% से अधिक सदस्यों के बहुमत को दर्शाता है। तो 50% लोग होने चाहिए, उसके साथ ही संसद जो है किसी राज्य का गठन कर सकती है नए राज्य का। तो 46 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल मेजॉरिटी में देख लिया आपने 50% जो है लोकसभा मतलब आपके जितने भी सांसद होंगे उनका 50% जो है अगर वो किसी फैसले की तरफ है तो उसको साधारण बहुमत कहते हैं। लेकिन विशेष बहुमत की जहाँ पर बात आती है इसको भी देख लेते हैं, जो ऑप्शन बी है स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी में आपके 2/3 यानी 2/3 जो कुल सदस्य हैं उनका 2/3 जो है वो किसी एक पक्ष में होने चाहिए, तो उसको हम स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं यानी विशेष बहुमत। और सिंपल मेजॉरिटी में जो है कुल जितने भी लोग होंगे सांसद होंगे उसके 50% होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो निजता का जो आपका अधिकार है वो आर्टिकल 21 यानी 47 का डी राइट ऑप्शन होगा, इसके अंतर्गत आता है। जबकि ऑप्शन ए है जिसमें समता या समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 के अंदर आता है। आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच जो है इसमें समानता का अधिकार जो है उसका विषय उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 कहता है इसके अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समानता रखेगा सभी व्यक्तियों के बीच, या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं कर सकता है। तो आपको जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक बताया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 19 से 22 तक जो अनुच्छेद है उसमें वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 तक है, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29-30 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 के अंडर आते हैं। आर्टिकल 21 देखा हमने, उसमें ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है माफ़ कीजिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत जो है ये आता है। स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत ही आपका राइट टू प्राइवेसी आता है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं वर्णित हैं 19 से 22 के बीच में, और निजता का अधिकार उसमें 21 में ही आ जाता है, क्योंकि आर्टिकल 21 में आता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन रोक लगा सकता है। तो संसद जो है ये काम कर सकती है। संसद जो है ये मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। और एक और चीज़ याद रखेंगे, जो मौलिक अधिकार हैं वो असीमित नहीं हैं। सरकार जो है मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार है एक। तो संपत्ति का अधिकार एक आपका लीगल राइट है, यानी
विधिक अधिकार है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 51 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, उसमें पूछा गया है हमसे, भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन 2 बार रहा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं भारत के, उसके बाद भी वो राष्ट्रपति रहे हैं, तो ये ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारत के राष्ट्रपति 2 बार रह चुके हैं। तो 50 का डी जो है वो राइट ऑप्शन था। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए, साथ साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।